So after completing prophase 1, coming to metaphase 1 stage, metaphase 1. अगर आपको मेटाफेज में क्या होता है पता है तो मेटाफेज 1 बहुत आसान है। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है देखिए, मेटाफेज 1 में homologous pair of chromosomes, that means bivalents, are arranged in equatorial plate of the cell. Bivalents are arranged, ये रहे एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर्स, what is the difference between metaphase and metaphase 1? मेटाफेज जब आप पढ़े थे मैं वहां पर आपको बोला हूंगा सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट, सिंगल सिंगल, डायग्राम भी चेक कर लेना। मेटाफेज, मेटाफेज बोलता है ऐसा, सारे क्रोमोसोम सेंटर में होते हैं, सिंगल सिंगल में होते हैं, लेकिन यहां पर बाईवैलेंट्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर, बाईवैलेंट्स, बाईवैलेंट्स आर अरेंज्ड, bivalents are arranged in equatorial plate, bivalents are arranged in equatorial plate, bivalents are arranged in equatorial plate. Second point, spindle fiber attached to kinetochore, attached to kinetochore of chromosomes, kinetochore of chromosome, bivalent, बताइए मेटाफेज 1 में क्या है, मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट्स अरेंज हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट में, बाइवेलेंट। इफ आई से मेटाफेज 1 is having 15 bivalents in equatorial plate, so what will be the chromosome number? 30, ठीक है, यही है मेटाफेज 1 ओवर। एनाफेज 1, एनाफेज 1, क्या बोलो, हाँ इसको भी कॉन्ग्रीगेशन बोलना, कॉन्ग्रीशन बोलना, इक्वेटोरियल प्लेट बोलना, सब सेम है, एक ही चीज डिफरेंट है, वो ये है बाइवेलेंट्स आर अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट। अब याद करो जरा एनाफेज 1 में क्या हुआ था, एनाफेज 1 में क्या हुआ था, एनाफेज में क्या हुआ था, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए थे ना, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए थे, अच्छे से याद रख लो, अच्छे से याद रख लो, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए थे, एनाफेज 1 में नहीं होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होंगे, बस एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, एनाफेज 1 में नहीं होंगे। तो फिर होगा क्या इधर, जस्ट spindle fibers are pulling bivalents toward their respective pole। ये स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम को खींच रहे हैं, ये ऊपर के स्पिंडल फाइबर ऊपर क्रोमोसोम खींच रहे हैं, नीचे के स्पिंडल फाइबर नीचे खींच रहे हैं। सो होता क्या है यहाँ पे, होल क्रोमोसोम, homologous chromosome gets separated। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर, मियोसिस में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, एनाफेज 1 का बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट।
एनाफेज 1 में लिख रहा हूं मैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। अगर यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स आ गए, मैं बोला 2 ग्रुप बना लो इसको, तो स्टूडेंट्स एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग में, 2 स्टूडेंट का एक ग्रुप और एक स्टूडेंट, 2 मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अगर 10 क्रोमोसोम रहे तो 5 डिवाइड हो जाएंगे। सो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, homologous chromosome separate, homologous chromosome separate, sister chromatids, sister chromatids are still, sister chromatids are still attached to same centromere. देखिए, मैं वही बात बताना चाह रहा हूं, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्टिल अटैच्ड, इसका मतलब क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी अटैच ही है सेम क्रोमोसोम में, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टिल अटैच टू सेम सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इज नॉट स्प्लिटिंग। क्लियर है ये बात? कुछ पूछना है? मेटाफेज 1 में क्या हुआ था? क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो गए थे, पेर 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 में अरेंज हुए थे। एनाफेज 1 में होल क्रोमोसोम सेपरेट, सेंट्रोमियर डज नॉट divide and sister chromatids are still attached to same centromere. अब आएगा नेक्स्ट स्टेज। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में देखिए, टेलोफेज 1, टेलोफेज 1 में यहां पर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यहां पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पर एक क्रोमोसोम, यस, ये है टेलोफेज 1 एंड इट इज गोइंग टू डिवाइड, साइटोकाइनेसिस। यहां पर साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो चुका है। इन्वेजिनेशन आप देख रहे हैं, फोल्डिंग इनर साइड, यस। तो हम क्या लिखेंगे? टेलोफेज 1 का पॉइंट है डायड ऑफ सेल आर फॉर्म, डायड, DYAD, डायड ऑफ सेल्स फॉर्म्ड, ठीक है, डायड ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। इफ यू कंपेयर टेलोफेज 1 विद जस्ट टेलोफेज, कंपेयर करो, जाके देखिए टेलोफेज में क्या हुआ था, डीकंडेंसेशन हुआ था, यहां नहीं हो रहा है। दैट इज द मेन पॉइंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस appears, chromosome undergo, chromosome undergo little dispersion, but do not undergo, do not undergo fully extended, extended, fully extended state of interphase, interphase chromatin। टेलोफेज 1 में सुन लीजिए क्या हो रहा है, डायड ऑफ सेल फॉर्म, 2 सेल बनेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस दिखना शुरू हो गए, यहां पर क्रोमोसोम थोड़ा सा डीकंडेंस हुआ है, थोड़ा सा लिटिल डिस्पर्शन,
लिटिल डीकंडेंसेशन, मैं डीकंडेंसेशन भी लिख सकता था, बट एनसीईआरटी के वर्ड को मैं चेंज नहीं कर रहा, एग्जाम में यही वर्ड आएगा, लिटिल डिस्पर्शन। लिटिल डिस्पर्शन मतलब थोड़ा सा डीकंडेंस हो रहा है, लेकिन पूरा डीकंडेंस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? बिकॉज बिकॉज मियोसिस is not completed. Meiosis not completed. मियोसिस अगर कंप्लीट हो जाता ना, यहाँ पे अगर जर्नी कंप्लीट हो गई तो क्या होता? पूरा जो भी लगेज है वो डीकंडेंस हो जाता है ना? अभी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मियोसिस 2 होने वाला है, तो थोड़ा सा क्रोमोसोम जो है, आप जो है एक टारगेट एरिया पे जा रहे थे, जर्नी में थे, 800 किलोमीटर की जर्नी थी, 400 किलोमीटर की जर्नी हो गई, उसके बाद आप उतर के जो है पूरा लगेज ओपन कर देंगे? नहीं करेंगे, अभी जर्नी कंप्लीट करना है, 400 और है। सेम ऐसे ही हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है मियोसिस, अभी मियोसिस कंटिन्यू करना है, इसलिए क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो फुल्ली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस क्रोमैटिन। मतलब वो क्रोमैटिन बोल तो कैसा रहता बोलो? ऐसा है, ऐसा तो नहीं होगा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ये। मैं ऐसा इंटरफेस कहां बताया हूं? टिलोफेज में बताया हूं, या टिलोफेज 1 में? जस्ट टिलोफेज, माइटोसिस में पढ़े हम। क्रोमोसोम undergo complete decondensation, but here chromosome do not undergo complete decondensation, chromosome undergo little dispersion because journey is not completed, meiosis 2 is still there। अब इसके बाद क्या होगा? दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ओके, इसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है? इंटरकाइनेसिस इज ए gap short gap between meiosis 1 and meiosis 2। DNA does not replicate, DNA does not replicate during interkinesis। ये तो बात पहले ही पता चल चुकी है आपको, meiosis involve only one time DNA replication and that is completed already। meiosis 1 से पहले, मियासिस 1 से पहले ऑलरेडी डीएनए कम डबल हो गया था, अब डबल नहीं होगा, फिर एक बार डबल करने की क्या जरूरत है? देखो मियासिस 1 कंप्लीट हुआ, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 हो गया ना, मियासिस 1 कम। अब मियासिस 2 जाने से पहले एक इंटरवल लेना है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनासिस। इंटरफेज नहीं बोलना है, इंटरकाइनासिस बोलना है, गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है ये फेज में, डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट। क्लियर है? हाँ, यस, थोड़ा सा टाइम गैप है। और यहां पे एक बात लिखना, मियोसिस 2 नोट, meiosis 2 is exactly same as mitosis। meiosis 2 exactly same as mitosis। एक क्वेश्चन कीजिए यहां पर, सेंट्रोमियर split during meiosis in बोलो, एनाफेज 1 या एनाफेज 2?
या बोथ ए एंड बी या मेटाफेज वन। आप बोलेंगे एनाफेज वन तो अभी अभी पढ़ के आए हैं, और एनाफेज वन में लिखा गया सिस्टर क्रोमैटिड आर स्टिल अटैच्ड टू सेम सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ था। एनाफेज वन तो खत्ता ही नहीं ले सकते आंसर। मेटाफेज वन में तो ऐसा डिस्कशन ही नहीं है सेंट्रोमियर स्प्लिट का। एनाफेज टू, आप बोलेंगे सर एनाफेज टू तो हम पढ़े ही नहीं। एनाफेज टू नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़ना है वो, क्योंकि ये माइटोसिस का सेम है, एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस। प्रोफेज टू में क्या होगा, प्रोफेज में जो होगा वही प्रोफेज टू में होगा। मेटाफेज टू में क्या होगा, प्रोफेज टू में जो होगा मेटाफेज टू में भी होगा। एनाफेज टू एनाफेज, समझ गए बात। अब यहां पे लास्ट में चैप्टर के एंड में लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर कॉन्स्टेंटली, maintain chromosome number constantly, generation after generation, generation to generation, generation to generation, even though meiosis reduces chromosome number, by half. This is per se paradoxically, सुनिए, मियोसिस क्रोमोसोम मेंटेन कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आपके कितने क्रोमोसोम हैं, 46, मेल में 46, फीमेल में 46। अगर स्पर्म में भी 46 होते, ओवम में भी 46 होते, दोनों मिलकर 92 क्रोमोसोम हो जाता था। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं। ग्रैंडफादर के जनरेशन में भी 46 क्रोमोसोम थे, पेरेंट्स के जनरेशन में 46, हमारे जनरेशन में 46, नेक्स्ट जनरेशन में भी 46, ऑल जनरेशन में 46 ही रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। ये जरा बिलीव करना seems impossible, पर से पैराडॉक्सिकली मतलब seems impossible, मतलब ये जरा मुश्किल है बिलीव करना, दिखने में इम्पॉसिबल लग रहा है ये। ऐसा कैसा जो है क्रोमोसोम नंबर नहीं बदला, कितने जनरेशन हो गए ह्यूमन के, आपके पास 46 रहेंगे लेकिन आपके गैमेट में 23 जाएंगे। ये क्रोमोसोम नंबर हाफ भी हो रहा और उसमें मेंटेन भी हो रहा जनरेशन टू जनरेशन। हाफ होके मेंटेन कैसा हो रहा हो, आप अपने क्रोमोसोम हाफ कर लेना, गैमेट बनाना एक, एंड अनदर इंडिविजुअल उसके हाफ क्रोमोसोम, आपके हाफ क्रोमोसोम मिलके फिर फुल हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। और इसमें कोई गड़बड़ हो रही नहीं, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रह रहा। आपके पास 46 क्रोमोसोम आए, आपके मदर से 23, आपके फादर से 23, और क्रोमोसोम नंबर ये कैसे मेंटेन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, इट सीम्स इम्पॉसिबल बोल के लिखा हुआ है बुक में, पर से पैराडॉक्सिकली मतलब थोड़ा सा मुश्किल है बिलीव करना, क्योंकि एक दो जनरेशन में ठीक है, कितने जनरेशन कंप्लीट हो गए होंगे ह्यूमन के, अभी तक मेंटेन है क्रोमोसोम नंबर।
एंड सेकेंड पॉइंट मियोसिस का, इट ब्रिंग वेरिएशन, it bring variation, help in evolution, help in evolution। और जब आप समरी पढ़ेंगे, समरी से, समरी में दो इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हुए हैं यहां पर ये चैप्टर में, ड्यूरिंग G1 फेज, ड्यूरिंग G1 फेज ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑकर, ऑर्गेनल का डबल होना, मतलब सेल में जितने भी ऑर्गेनल हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, हर चीज डबल कर लेता है G1 फेज में, सिर्फ डीएनए छोड़ के। डीएनए डबल होता है यस फेज में, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन कब हुआ? G1 फेज में। ये लाइन जो है समरी में है चैप्टर के एंड में, इसलिए लिख के दे रहा हूं। एंड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन मींस, chromosome replication means, chromosome replication means chromatid duplication, chromosome replication means chromatid duplication without changing chromosome number, without changing chromosome number। ये पॉइंट जब आप पढ़ते हैं ना, तो ये भी पॉइंट आपको जरा सा मुश्किल लगता है, इसलिए लिख के दे रहा हूं। देखिए क्रोमोसोम रेप्लिकेशन का मतलब, कुछ बच्चे तो बोलते हैं सर क्रोमोसोम तो रेप्लिकेट ही नहीं होंगे, गलत, क्रोमोसोम रेप्लिकेट होंगे, लेकिन वो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता, क्रोमैटिड का नंबर बदलता। वो कैसे? देखिए, पहले क्रोमोसोम ऐसा होता है जीवन में, जीवन में ऐसा होता है, यस फेज में क्या होता है? क्रोमैटिड नंबर डबल हो गया। अब बोलो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं? 1। यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं? 1। यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं? 1। दोनों में एक एक क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे क्रोमैटिड का नंबर बोलो 1, यहाँ पे बोलो 2। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला, क्या बदला? क्रोमैटिड का नंबर बदला। आपके पेन में एक रिफिल है, अगर वो पेन में 2 रिफिल डाले तो पेन का नंबर बदल जाएगा क्या? पेन एक ही रहेगा, रिफिल 2 हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, व्हाट चेंजेस? क्रोमैटिड नंबर चेंजेस। ये समरी के 2 लाइन इंपॉर्टेंट थे जो कंटेंट में नहीं आया था, उधर आ गया इधर। चलिए, हाँ, मियोसिस 4 सेल जो बनेंगे, वेरिएशन अभी अभी यहां लिखे, देखिए हम मियोसिस के सिग्निफिकेंस में, मियोसिस के सिग्निफिकेंस में वेरिएशंस मतलब चेंजेस। All the 4 cell formed by meiosis are not equivalent, genetically not equivalent, सब के सब अलग रहेंगे। इसका मतलब यह है, एक बार जो है मेल से जितने स्पर्म रिलीज होते हैं 300 मिलियन बोल के पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वो 300 मिलियन स्पर्म के सारे स्पर्म सेम रहेंगे क्या? मियोसिस से बन रहे हैं स्पर्म, दैट मींस ऑल स्पर्म्स आर डिफरेंट, ऑल स्पर्म्स आर डिफरेंट। अब वो कौन सा स्पर्म जाके ओवम से फ्यूज करेगा, दैट विल डिसाइड द फ्यूचर बेबी। हो सकता है कोई स्पर्म में बहुत ही जीनियस जीन्स होंगे, लेकिन वो फ्यूज नहीं हो रहा। हो सकता है कोई स्पर्म में जो है पूरे डलनेस के जीन होंगे, वो जाके फ्यूज हो रहा होगा। एक फर्टिलाइजेशन क्या है, बहुत ही रैंडम प्रोसेस है, कौन सा गैमेट जाके फ्यूज होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन कवर कर लेना है। एक्सक्रीशन चैप्टर बी, excretory products,
एंड देयर एलिमिनेशन नेक्स्ट चैप्टर है. व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रीशन? लास्ट बेंच अकेले क्यों बैठे हुए हैं? आप आगे आ जाओ. एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यस एग्जाम के लिए है. इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आएंगे, 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे. एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट. ये वेस्ट कौन से हैं? नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं. दे आर नॉट डाइजेस्टिव वेस्ट. नाइट्रोजीनस वेस्ट, removal of nitrogenous waste from the body. Removal of nitrogenous waste is called excretion. और excretory products कितने टाइप के हैं? excretory products 3 टाइप के हैं. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, 3 टाइप्स. What is excretion? Removal of waste from the body, and waste are 3 type. Waste are 3 type. Ammonia, urea, uric acid. 3 टाइप के वेस्ट हैं. क्या ह्यूमन से ये तीनों भी वेस्ट निकलेंगे? कोई एक निकलेगा मेनली. ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी सुन लीजिए. ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिया, एंड यूरिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड. चलेगा ऐसा लिखे तो? ओके है. विच वन इज हाईली टॉक्सिक? ammonia is highly toxic. Ammonia is highly toxic. Removal of ammonia, removal of ammonia require lots of water. Require lots of water. In humans, ammonia converted into urea. Converted into urea in liver. देखो ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, 3 टाइप के वेस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में. और ये वेस्ट में सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है अमोनिया है. बॉडी में जमा करके नहीं रख सकते, अमोनिया को बाहर निकलना पड़ेगा. लेकिन अमोनिया निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए. लॉट्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड. इन ह्यूमंस देयरफॉर अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर, देन release into blood, release into blood, and then filtered out, and then filtered out by, and then filtered out by kidneys. फिल्टर्ड आउट बाय किडनीज. देखिए आपका लीवर क्या काम कर रहा है और आपकी किडनी क्या काम कर रही है, समझ लो. आपके बॉडी में जितना भी अमोनिया आ रहा है डे टू डे, एवरी डे, अमोनिया जितना भी आ रहा है वो अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट कर लेना. फिर यूरिया को बना के यूरिया को है ना ब्लड में रिलीज करना. फिर वो ब्लड किडनी को भेजना और किडनी फिल्टर करेगा. समझ गए? अब किडनी फेल हो गए तो क्या करना पड़ता? डायलिसिस करना पड़ता है. डायलिसिस में क्या करता है? पेशेंट का ब्लड बाहर निकाल के मशीन के अंदर से पास करता है, विच रिमूव यूरिया. जो किडनी काम कर रही है वो डायलिसिस काम कर रही है. किडनी क्या काम कर रहे हैं आपके? 24 आवर्स बॉडी फ्लूइड्स को फिल्टर कर रहे हैं. 24 आवर्स.
ब्लड किडनी में जा रहा है, फिल्टर हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर फिल्टर हो रहा है, अगेन एंड अगेन. वी कैनॉट टेक रिस्क, वी कैनॉट टेक रिस्क. अगर अमोनिया किडनी थोड़े दिन हॉलीडे पे चले गया तो क्या होगा, ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा. अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, समझ गए. यूरिया भी टॉक्सिक है. ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी बताया, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक देन यूरिया, यूरिया इज टॉक्सिक देन यूरिक एसिड. वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सक्रीशन. वाटर रिक्वायरमेंट लिखने चाह रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट. ठीक है, ऑर्डर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एलिमिनेशन. एक और ऑर्डर लिख रहा हूं यहां पे, अमोनिया अगर बाहर निकलना है बॉडी से ज्यादा वाटर लगेगा, एंड वी कैन नॉट टेक रिस्क. हमारे पास उतना वाटर नहीं है, सही है नहीं, उतना ज्यादा वाटर नहीं. फिशेस के पास बहुत ज्यादा वाटर है, हमारे पास नहीं है. हम क्या करते हैं, अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूरिया रिमूव करने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं. और यूरिक एसिड को तो बिल्कुल कम चाहिए. लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, least amount of water required for the elimination of, for the elimination of uric acid. All mammals, all mammals are ureotelic. All mammals ureotelic. Remove urea. सारे मैमल यूरिया ही निकालते हैं, सारे मैमल, कोई भी हो, कैमल हो, जिराफ हो, रैट हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, मैमल्स हमेशा यूरियोटेलिक हैं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहां पे, मंकीज है, ह्यूमंस हैं, डॉग है, कैमल है, कंगारू रैट है. कंगारू रैट सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं हम, ये वहां का भी दे दे रहा हूं एग्जाम्पल. वेल, कुछ भी हो, मैमल हमेशा हमेशा के लिए यूरिया ही निकालेगा, चाहे वेल हो, डॉल्फिन हो. ऑल मैमल्स आर यूरियोटेलिक. पॉइंट टू बी नोटेड, adult frogs are also uriotelic. Adult frogs are also uriotelic. Adult frogs भी uriotelic है. आप बोलेंगे फिर यूरिकोटेलिक कौन है सर? यूरिकोटेलिक एनिमल्स के अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहां पर, एग्जांपल बर्ड्स आ रहे हैं, सारे के सारे बर्ड्स. टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स आ रहे हैं, देखिए टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, रेप्टाइल भी आ रहे हैं, यूरिकोटेलिक. फिर आप बोलेंगे सर अमोनोटेलिक कौन है? जो अमोनिया निकाल रहे हैं. अमोनोटेलिक एनिमल्स, एग्जाम्पल फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, अमोनोटेलिका, फ्रेश वाटर फिशेस, या ब्रैकेट में बोनी फिशेस भी बोल सकते हैं, बोनी फिशेस. aquatic insects, aquatic insects,
aquatic insects. Amonotelic में freshwater fishes, aquatic insects, tadpoles of frog. Tadpoles of frog. Tadpoles of frog are also amonotelic. और एक खास पॉइंट यहां पे नोट करना है, कार्टिलेज फिशेस जो होते हैं, नोट, कार्टिलेज फिशेस, यानी तो बोलते हैं इनको हम मरीन फिशेस, आर, एक्चुअली फिशेस बोल तो क्या होना चाहिए, अमोनोटेलिक होना चाहिए, करेक्ट, अमोनोटेलिक होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया निकालने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए। लेकिन कार्टिलेज फिशेस के पास बहुत सारा वाटर नहीं है, इवन दो दे आर इन ओशन, ओशन इतना बड़ा होते हुए भी उसके पास पानी कम है, बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है वहां पे। कार्टिलेज फिशेस, मरीन फिशेस आर यूरियोटेलिक बोलना है, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। Now, different animals have different structure. Different animals have different structures. Have different structures for excretion. For excretion. जैसे यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, annelids. Annelids have nephridia. Annelids have nephridia. Insects have Malpighian tubules. Malpighian tubules. ऐसे तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन चलिए जो आपके बुक में है, इंसेक्ट्स हैव माल्फिजियन ट्यूब्यूल, और क्रस्टेशियंस प्राउन्स हैव ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स फॉर एक्सक्रीशन। फ्लैट वर्म्स हैव, फ्लैट वर्म्स हैव फ्लेम सेल, फ्लैट वर्म्स हैव फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन। Which animals are more adaptable for water conservation? Which animals are more successful, which animals are more successful for terrestrial life? हम ह्यूमंस अपने आप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल समझना गलत फहमी है, हमारे से भी ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर। अगर वाटर की थोड़ी भी कमी आ गई अर्थ के ऊपर, बारिश नहीं हुई, सबसे ज्यादा ह्यूमन को इफेक्ट होगा, समझ गए? एक दो साल बारिश नहीं होगी तो पॉपुलेशन के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन परेशान हो जाएगा। लेकिन इंसेक्ट्स को कुछ नहीं होगा, इंसेक्ट्स को कुछ नहीं होगा, रेप्टाइल्स को कुछ नहीं होगा, बर्ड्स को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यादा डिपेंड नहीं है वाटर पे, दे नीड लेस वाटर बिकॉज दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। विच एनिमल्स आर मोर सक्सेसफुल फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ? यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक एनिमल्स।
Because they conserve water or lose water. Because they conserve water. ये पानी को बचा के रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लॉस नहीं करते. फिशेस को बनाया मोनोटेलिक. वाटर कम हो गया अर्थ के ऊपर, सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा? फिशेस. फिशेस के बाद मैमल्स ही इफेक्ट होने वाले हैं. इनको तो बिल्कुल कम वाटर चाहिए. यूरिक एसिड, रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. बहुत ही कम वाटर लगेगा बाहर निकालने के लिए. व्हाई यू ड्रिंक वाटर? You drink water for removal of urea from the body. समझे? बॉडी में जो यूरिया जमा हुआ है उसको बाहर निकालना है, इसलिए वाटर ड्रिंक कर रहे हैं आप. You get signal from your brain hypothalamus to drink water. Time for drinking water. सिग्नल आ गया, अब वाटर ड्रिंक करना, क्योंकि यूरिया निकालना है बॉडी से. That's why a person can survive without food up to a month or more than that. फूड के बगैर 1 महीने से भी ज्यादा रह सकता है ह्यूमन. वाटर के बगैर नहीं रह सकते आप. 2 दिन 3 दिन भी नहीं रह सकते. 3 days बोल तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि आप वाटर ड्रिंक नहीं करेंगे तब भी यूरिन आएगा. कहां से आएगा? ब्लड से. ब्लड में जितना भी वाटर है वो किडनी ले लेगा. किडनी का काम कुछ भी नहीं है. किडनी क्या है? वाटर को बाहर निकालना है यूरिया के साथ. अब यूरिया तो बाहर आ नहीं सकता, उसको कोई लेके जाना ना बाहर, वाटर चाहिए. इसलिए आपको है ना रेगुलरली वाटर ड्रिंक करना चाहिए, 5 लीटर्स वाटर. तो ये वाटर जो है आपके किडनीज को प्रॉपरली मेंटेन रखता है, हेल्दी. अदरवाइज जो है किडनी पे अल्टीमेटली इफेक्ट हो सकता है फॉर किडनी स्टोन एंड अदर प्रॉब्लम्स. तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ये इंट्रोडक्शन भी कवर कर लेना है एग्जाम के लिए. थैंक यू.